McAfee World. हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हमारा यही सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हम किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें वेरियस इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with rate at which chemical reaction occur, mechanism by which chemical reaction takes place, and the influence of various external factors such as concentration, temperature, pressure, and catalyst etc. on the rate of reaction is called chemical kinetics. ठीक है। तो इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट के बेसिस पे हमने स्पीड के बेसिस पे रिएक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज वेरी फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो सच रिएक्शन विच अकर्स एट वेरी फास्ट रेट, उनको हम लोग फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस के ऊपर केमिकल काइनेटिक्स के प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि हम उनके स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन को ऑब्जर्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता है। सेकेंड होता है मॉडरेट रिएक्शन। तो दोज रिएक्शन विच प्रोसीड विद मिजरेबल रेट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड इट इज और द स्टडी ऑफ सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। तो हम लोग यहाँ पर जो केमिकल काइनेटिक्स के प्रिंसिपल है वो मॉडरेट रिएक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये चैप्टर जो है ये मॉडरेट रिएक्शन को ही डिफाइन कर पाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये चैप्टर सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस के लिए है। और नेक्स्ट है इसके बाद वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन जो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि डलनेस ऑफ पेंटिंग या कलर्स ऑफ वॉल्स, ये सब किस चीज़ के एग्जांपल है? ये सब वेरी स्लो रिएक्शन के एग्जांपल्स होते हैं। तो ये हमारे पास वेरियस टाइप्स और, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो केमिकल काइनेटिक्स का प्रिंसिपल है हम सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन और ये वेरी स्लो रिएक्शन के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स के प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है भाई। तो ये एक पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए इसके बाद इस चैप्टर में जो हमें सबसे पहली चीज़ पढ़नी है वो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे समझते हैं, जैसे आप रेट का मतलब होता है स्पीड। जैसे आप फिजिक्स में ध्यान रखते हैं स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इंटरवल। एक यूनिट गिवन टाइम इंटरवल के लिए जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है हम उसको स्पीड बोलते हैं। ठीक है। वही सेम चीज़ जब हम केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में मेजर करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस की जगह पर हम यहाँ पर क्या चीज़ देख रहे होते हैं? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो आप सिंपल अगर वर्ड्स में बोलें तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चला इसको मैं अलग से आपको दिखाता हूँ, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग से स्टडी करते हैं। तो जैसा कि मैंने रेट के बारे में आपको बताया कि एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। रिएक्शन हमने रैंडमली ले लिया, आर चेंजिंग इनटू पी। आर इज रिएक्टेंट, पी इज प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम रेट को कैसे डिफाइन करेंगे? रेट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। जो भी उस रिएक्शन में जो चेंज होने में जो टाइम वहां पर लगा है वो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। तो रेट इज व्हाट? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड डिवाइड बाई टाइम टेकन। ठीक है। अब रेट आपको इसी चीज को देखिए हम ऐसे भी बोल सकते थे। हम यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो उसका डिसअपियरेंस होगा। ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, इसी को हम बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है। ऐसे ही हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस किसका होगा? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट वहां पे फॉर्म होगा यानी अपीयर होगा। रेट ऑफ अपीयरेंस, तो वो क्या आ जाएगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, जितने टाइम में वो चेंज हो रहा है। ठीक है।
तो अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो होता है, अब यहाँ पर ये जो चेंज है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर आप इस चेंज को ऑब्जर्व करेंगे तो ये चेंज कैसा हो रहा है, ये हो रहा है डिक्रीज, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। और अगर आप यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस को देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, तो आपको वहां पे पता चलेगा कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो इनिशियली रिएक्टेंट लेट ए मोल था, फिर ए में से समथिंग जब एक्स डिसोशिएट होता है, तब जाके यहाँ पर प्रोडक्ट एक्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब रिएक्टेंट यहाँ पर क्या होगा, कंज्यूम होगा, देन प्रोडक्ट विल फॉर्म। तो जिस रेट से रिएक्टेंट कंज्यूम होता है उसी रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, तो वही उसी रेट के कंजप्शन को ही हम लोग बोल रहे हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और जो वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। अब ये जो डिक्रीज और इंक्रीज होता है, इसको कैसे हम यहाँ पे सिग्निफाइज करते हैं, तो डिक्रीज के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, और इंक्रीज के लिए हम यहाँ पर प्लस का साइन लिखेंगे। ठीक है, तो अब मैं अगर आपको यहाँ पर इसको रेट को इसी रेट को यहाँ पर मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा या उसके टर्म्स में, तो जैसे मैं प्रोडक्ट का लिखता हूँ तो रिएक्टेंट का पहले लिखते हैं, आर इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो हमने माइनस साइन लगा दिया। ऐसे रेट क्या होगा यहाँ पर इसका प्रोडक्ट का, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और ये यहाँ पर डेल्टा किस चीज़ का, आर के कॉन्सेंट्रेशन का, ये ब्रैकेट लगा देने से मतलब हम उसके कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट कर रहे हैं, तो इसको हम प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे। तो माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, इट शोज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, और प्लस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, इट शोज इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट में, रेट का मतलब सिंपल सी चीज़ है, जो जिस रेट से रिएक्टेंट कंज्यूम होता है उसी रेट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो और उसको जितने यूनिट टाइम में या गिवन टाइम इंटरवल में जितना चेंज होता है, उसी रेशियो को हम लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पर रेट। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा और प्रॉपर वे में देखते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई थी, तो इसको एक एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर रिएक्शन, ये हमने एक रैंडम इक्वेशन ली है ऐसे ही, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज निगेटिव, वो मैंने आपको बता दिया है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज निगेटिव, वो भी मैंने आपको बता रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज पॉजिटिव, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इज पॉजिटिव। क्लियर है भाई? तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर सब शो करके रखा हुआ है ऑलरेडी। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आता है नेक्स्ट चीज़ की, रेट को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वन इज एवरेज रेट एंड अदर वन इज इंस्टेंटेनियस रेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एवरेज रेट। देखिए एवरेज रेट सिंपल होता है कि जब आपको एक फाइनाइट टाइम इंटरवल दिया होता है, फाइनाइट टाइम इंटरवल, तो हम उस रेट को एवरेज रेट बोलते हैं, और उसको हम लोग डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है चीज़? अगर हमें फाइनाइट है तो जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा था आर गिव्स पी, तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर डिवाइड बाई डेल्टा टी, और यही इक्वल होता है प्लस ऑफ डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो ये देखिए मैंने क्या लिखा, इसको बोलते हैं एवरेज रेट। यहाँ पर डेल्टा टी क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, जैसे 10 सेकेंड 10 मिनट इस तरह से अगर आपको दिया है एक इस फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए अगर आप रेट कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग एवरेज रेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दूसरा टर्म है इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, अगर हम रेट को एक फाइनाइट टाइम की जगह पे एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए निकालें, लाइक 0 सेकेंड के लिए या फिर उससे भी कम टाइम के लिए अगर हम रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसी रेट को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे।
तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है, इट इज जो भी एवरेज रेट होगा उसमें डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। अगर आप ये लिमिट अप्लाई करते हैं तो इसको ही हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर इसी सेम रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट लिखूंगा, तो वो मैं कैसे लिखूंगा, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम फाइनाइट टाइम के लिए जगह, यहाँ पर बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए हो रहा है तो हम वहाँ पे डेल्टा की जगह पे डी टी यूज करेंगे, एंड एक्टिव मास ऑफ दिस, और यहाँ माइनस साइन, इक्वल्स टू प्लस डी बाई डी टी ऑफ एक्टिव मास ऑफ पी। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अगर एक फाइनाइट टाइम इंटरवल है तो हम उस रेट को एवरेज रेट बोलेंगे, और अगर एक फाइनाइट मतलब एक बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, मतलब जीरो के ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू जीरो या 0.0001 सेकेंड के लिए ऐसा अगर बोल दिया गया, तो इसका मतलब उस रेट को हम क्या बोलेंगे, उस वक्त जो हम रेट कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट कॉल करेंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो इसके बाद अब नेक्स्ट चीज आती है रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो है आपका रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन में समझ लीजिए, लेट आपको यहाँ पर मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ ऐसे रैंडमली, एक रैंडम इक्वेशन मैंने ले ली, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल लेटर में जो डिनोट किया गया वो क्या है, स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और ए और बी यहाँ पर रिएक्टेंट है, और सी और डी यहाँ पर प्रोडक्ट होगा। क्लियर ये चीज। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट उसको हम लोग रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं। रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज व्हाट, रेट होगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ चेंज इन एक्टिव मास ऑफ ए, और जो इनका स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है हम यहाँ पे 1 में लिखेंगे, और ये इक्वल होगा -1/b डी बाई डी टी ऑफ एक्टिव मास ऑफ बी, और दैट इज इक्वल टू प्लस 1/c d by dt of active mass of C, that is equals to plus 1/d d by dt of active mass of D। तो ये हमने क्या लिख दिया है, रेट एक्सप्रेशन। तो इसी तरह से आप रेट एक्सप्रेशन लिख के रेट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेट है कितना, -1/a डी बाई डी टी ऑफ ए, लेकिन अगर आपसे पूछा गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, दैट इज माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सारे पॉइंट्स आप बिल्कुल याद रखिए और इनको क्वेश्चंस में यूज़ करना है हमें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो है यूनिट, यूनिट ऑफ रेट। तो रेट की देखिए सिंपल सी यूनिट है, आपको देख रहा है ना, रेट क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम। तो रेट की यूनिट भी बस उसी से डिफाइन हो जाएगी। तो रेट को अगर हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में रखा हुआ है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर डिवाइड बाई टाइम। आप टाइम जिस यूनिट में रख रहे हैं, लाइक आपने सेकंड में रखा है तो इसकी यूनिट हो गई सेकंड में। ठीक है, और आप चाहे तो जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है वो हम पार्शियल प्रेशर में भी डिनोट कर सकते हैं, अगर वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या है, गैसीय स्टेट में है, और हम कॉन्सेंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर में मेजर कर सकते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यूनिट ऑफ प्रेशर डिवाइड बाई सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, रेट ऑफ यूनिट का रेट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट डिवाइड पर सेकेंड या फिर एटीएम पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रिएक्शन में रेट की यूनिट वगैरह हम शो करा सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पे देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसको हमें कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट देखिए मैं यहाँ पर एक पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, दिस इज गिवन। ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, और इक्वेशन मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और उसमें से जो इंपॉर्टेंट डेटा होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो क्वेश्चन लिखा है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 solution at 300 Kelvin has been studied by the monitoring the concentration of N2O5 in solution. Initially the concentration of N2O5 is 2.33.
तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना दिया गया है 2.33 और ये सब इनिशियली ज़ीरो था, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका 2.33 है। आफ्टर 184 मिनट, जब टाइम कितना हो गया है 184 मिनट पास हो गए हैं, आफ्टर 184 मिनट इट इज़ रिड्यूस टू 2.08, इसका कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होके कितना हो चुका है 2.08, ठीक है। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स और मिनट, इन टर्म्स ऑफ आवर्स और मिनट एंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक तो बताना एवरेज रेट, दूसरा व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, ये भी कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें कैलकुलेट करने को बोली गई हैं, एक तो बोला गया है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा बोला गया है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। कौन सा पीरियड 184 मिनट के लिए, ठीक है। यहाँ पर फाइनाइट टाइम इंटरवल दिया है तो हम यहाँ पर कौन सा रेट निकालेंगे, एवरेज रेट निकालेंगे। सबसे पहला काम करिए, आप यहाँ पर इसका रेट लॉ लिख लीजिए। तो आप जब इसका रेट लॉ लिखोगे तो वो क्या आएगा, R इज इक्वल्स टू -1/2 डी, यहाँ पर d/dt नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग डेल्टा यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, एवरेज यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप एवरेज के लिए सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम लोग d/dt यूज़ नहीं करते। तो डेल्टा एक्टिव मास ऑफ N2O5 डिवाइड बाई डेल्टा T इक्वल्स टू +1/4 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NO2 डिवाइड बाई डेल्टा T, और दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ एक्टिव मास ऑफ O2 डिवाइड बाई डेल्टा T। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। उसके लिए हमें डेटा यहाँ पे दे दिया गया है, तो हम पहला वाला पार्ट हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। रेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/2, और N2O5 के कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हुआ है, जरा आप वो वैल्यू निकाल लीजिए, 2.33 -2.08, और टाइम कितना लिया है उसने 184 मिनट लिया था, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा 0.68 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड, ठीक है। या ये मैंने किस में निकाला, सॉरी ये मिनट में निकला क्वेश्चन में, हम सेकेंड यूनिट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने 184 मिनट लिया है ना, तो हम मिनट्स में सॉल्व करेंगे इसको। 184 मिनट था यहाँ पर, क्लियर है चीज़। तो इस तरह से हमारा देखिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, हमें रेट मिल चुका है रिएक्शन में, क्लियर। अब इसी चीज़ को अब हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 किसको बोलते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 इसको बोला जाता है डेल्टा ऑफ NO2 डिवाइड बाई डेल्टा T, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम R के, और R का वैल्यू आपने अभी ऑलरेडी निकाल रखा है, तो बस आपको क्या कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 0.68 इंटू 10⁻³ तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको आंसर कितना आएगा, 2.72 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर मिनट, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपको वहाँ पे सॉल्व करना होता है। तो रेट पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और आपको वहाँ पे इसी तरह से सॉल्व करके करना होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, हेडिंग डाल देते हैं इसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर जो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप ध्यान रख सकते हैं
शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट होती है एक बार, तो वहाँ पर क्या होता है, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत हाई होता है, तो रिएक्शन बहुत तेज़ी से होती है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डाउन होता जाता है। इससे आपको क्या पता चलता है कि कॉन्सेंट्रेशन जितना हाई होगा उतना ही उसका रेट भी हाई होगा। तो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, यहाँ से आप बोल सकते हो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट। अगर आप रिएक्शन के रेट को बढ़ाना चाहते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपको इंक्रीज करना होगा। ये हमारा फर्स्ट फैक्टर था, ठीक है। सेकेंड फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। तो जनरली आपने बहुत बार ऑब्जर्व भी किया होगा, जब भी आप रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन बढ़ जाते हैं। कोलिजन बढ़ जाने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाता है। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट की। थर्ड फैक्टर है हमारे पास, क्या है, थर्ड फैक्टर होता है यहाँ पर सरफेस एरिया। थर्ड फैक्टर इज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, देखिए सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, रिएक्शन उतनी फास्टर रेट पर होगी। तो सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। तो ये हमारे थ्री फैक्टर्स हो गए। इसके बाद हमारा फोर्थ फैक्टर है। फोर्थ फैक्टर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फोर्थ फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में आपको पता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का जनरली वर्क होता है कि इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये कैसे इंक्रीज करता है, इसकी मैकेनिज्म इस चैप्टर में हम कोलिजन थ्योरी के टाइम पर मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट भी पढ़ेंगे। तो मैं इन शॉर्ट में अभी आपको बता देता हूँ कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को होने के लिए अपना सरफेस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो कैटलिस्ट अगर रहता है तो रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के क्लोजर लेके आना, सो दैट वो कोलाइड कर सके और रिएक्शन प्रोसीड करा सके। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जनरली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या करेगा, इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई, ठीक। फिफ्थ एंड लास्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ लाइट। देयर आर सम रिएक्शन विच whose rate increases with increase of light। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताऊं, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। जितनी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है वहां पर अगर सनलाइट की प्रेजेंस रहती है तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अगर हम वहां पर डार्क रूम लगा दे तो रिएक्शन ऑलमोस्ट होगी ही नहीं। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट भी क्या करता है, रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे और इनकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और इफेक्ट देख सकते हैं कि कैसे कैसे रेट को अफेक्ट कर रहे हैं ये फॉलोइंग फैक्टर्स। चलिए इसके बाद हम लोग रेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो अगर आप रेट का यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएं, जैसे मैं एक यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ये है आपका रिएक्टेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। दूसरा ग्राफ मैं यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए। हम इन दोनों को एक साथ भी दिखा सकते थे अलोंग विद टाइम। इस डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेशन और इस डायरेक्शन में टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो टाइम के साथ हम यहाँ पर इनके ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए इनिशियली जब रिएक्शन शुरू होती है तो वहाँ पर क्या कंडीशन रहती है, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, इनिशियली जब रिएक्शन शुरू होती है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है, बहुत हाई रहता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है, लाइक दैट। तो ये देखिए ये जो ग्राफ आपको मिला है ये किस चीज़ का मिला था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इनिशियली प्रोडक्ट देखेंगे तो इनिशियली प्रोडक्ट तो जीरो होता है, यानी कुछ होता ही नहीं, सिर्फ रिएक्टेंट होता है। फिर जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाएगा प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट के लिए ग्राफ आएगा।
अब इस रिएक्शन का अगर हम इनका यहाँ पर किसी पॉइंट पर स्लोप देखें, अगर हम इनका यहाँ पर किसी पॉइंट पर स्लोप देखें, किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर आप एक स्लोप डालें, सॉरी यहाँ पर टेंजेंट दें और उस टेंजेंट का आप स्लोप देखेंगे, तो वो आप स्लोप देखें निगेटिव स्लोप आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो आपको स्लोप मिलेगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन। और यही हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट। किसी भी इंस्टेंस पर हमने अगर यहाँ पे टेंजेंट डाला और उसको हमने मीज़र किया, तो वो उस रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी किसी भी इंस्टेंस पर अगर आप यहाँ पर एक टेंजेंट डालें, ठीक है, और उसको उस पर अगर आप स्लोप मीज़र करेंगे, तो वो हमें क्या दे देगा, उस रिएक्शन का रेट देगा। तो वो क्या आएगा, प्लस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ प्रोडक्ट। तो किसी भी अगर हम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ करें, तो उसमें जो भी कोई भी टेंजेंट हम किसी भी पॉइंट पर लें, तो उसका जो भी स्लोप आता है वो स्लोप हमें क्या देता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या था, ये रेट के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। यहाँ तक आपके पास अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज़ है रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ। रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ, नेक्स्ट आपकी हेडिंग होती है रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। रेट लॉ जो होता है ये एक्चुअली लॉ ऑफ मास एक्शन पर होता है, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन में यहाँ पर थोड़ा सा एक करेक्शन किया जाता है। तो चलिए पहले हम एक इक्वेशन लेते हैं। जैसे रैंडमली हमने एक यहाँ पर इक्वेशन लिया हुआ है, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये हमने एक रैंडम इक्वेशन ली है। अब इस रिएक्शन के लिए हम जब यहाँ पर रेट लॉ लिखते हैं, तो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, और उनके पावर में यहाँ पर कुछ x होता है और ये कुछ y होता है। और ये जो x और y है, इट मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू a, और y इज मे नॉट बी इक्वल्स टू मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू b हो सकता है। यानी जो ये x और y है वो उनके स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है इसी को बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ। अब यहाँ से अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कर दें, तो आपको एक कांस्टेंट यहाँ पर लगाएंगे आप, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट। ये जो मैंने लिखा है इट इज कॉल्ड रेट लॉ। ठीक है, और यहाँ पर x और y क्या है, मैं उसको भी थोड़ा डिफाइन कर दूं। यहाँ पर x है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड y इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, विद रिस्पेक्ट टू b। तो x और y यहाँ पे क्या होंगे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। तो आपने देखा रेट के हमें दो एक्सप्रेशन हो चुके हैं, एक हमने जो ऊपर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा था और एक यहाँ विद रिस्पेक्ट टू हमने के लिखा है। तो यहाँ पर के क्या है, हियर के इज, हियर दिस के इज नोन एज रेट कांस्टेंट। यहाँ पर ये के क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट के बारे में एक सिंपल सी चीज ध्यान रखिएगा, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है रिएक्शन का रेट कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक छोटा सा ऐसे पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं कि K डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर कांस्टेंट K कांस्टेंट, टेम्परेचर वेरीज K आल्सो वेरीज। तो ये आपको रेट कांस्टेंट के बारे में यहाँ तक की चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने सीखा है यहाँ पर। ठीक है, और रेट एक्सप्रेशन लिखा है हमने और रेट लॉ लिखा है, और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं। और यहाँ पर मैंने x और y बता दिया है क्या होता है, x और y इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड y इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पर अभी हम लोग आगे भी उसको स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूँ। वो ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमेशा स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के जो भी यहाँ पे पावर्स हैं उनके सम के इक्विवेलेंट रहता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है चीज। उसके साथ साथ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या रहता है, यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के होता है मोल पर लीटर, यानी कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन पर जो भी यूनिट ऑफ टाइम है, दैट इज सेकेंड। अगर टाइम को आपने सेकंड में रखा है तो ये हमारा यूनिट ऑफ के हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है कि व्हाट इज एन। तो हियर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, तो ये सारा कुछ हमने स्टडी कर लिया है। आप ये सब एक बार चाहें तो ड्रॉप कर लें, ये ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, रेट लॉ लिख लीजिए, और फिर उसके बाद के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सारा आप नोट कर लीजिए। इनकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे।